नमस्कार दोस्तों, हम कार्य समर्थ एवं ऊर्जा के बारे में क्या करेंगे, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कार्य कार्य क्या है। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। उसके बाद से कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। उसके बाद से कह रहा है कि जो कार्य है ना, कह रहा है कि जो कार्य है, कार्य एक क्या होता है, कार्य एक सदिश राशि होती है। जो कार्य होती है ना, वो कार्य सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। यह किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने से वस्तु में बल की दिशा में क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन S हो तो W। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि W बराबर, आगे देखेंगे W बराबर कह रहा है कि W बराबर F, हाँ F इंटू क्या होता है, F इंटू S होता है। उसके बाद से यदि बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चल कर उसे कोण बनाती हुई S दूरी चले, तब किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू S होता है। उसके बाद से यह समीकरण को देखेंगे, कह रहा है कि इस समीकरण में दो बातें स्पष्ट है। कौन कौन से, कह रहा है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो और कास्ट थीटा 0 डिग्री हो, अतः W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर 0। तो वही हम देखेंगे। कह रहा है कि अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य नहीं होता है। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य, कह रहा है कि अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य लंबवत नहीं होता है। वही आगे कह रहा है कि जैसे यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझा रख कर प्लेटफार्म के एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या करता है, दूसरे सिरे पर जाता है, तब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो बल की दिशा में सदैव केंद्र के तरफ होती है, अर्थात वस्तु के गति के लंबवत होती है। अतः इसमें भी कार्य नहीं हो रहा है। अर्थात S बराबर क्या होता है, S इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि यथार्थ किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तब भी वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं कर रहा है। उसके बाद से कार्य बराबर देखेंगे। कार्य क्या कर रहा है, कार्य का मात्रक किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो कार्य है ना, वह अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है, कार्य क्या होती है, तो कार्य एक अदिश राशि होती है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि ऊर्जा की अवधारणा प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ कार्य कर सकती है। प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ कार्य कर सकती है जिनमें ऊर्जा होती है। जैसे फेंका हुआ पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ देता है। उसके बाद से दूसरे नंबर देखेंगे। कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी को चला सकती है। उसके बाद से खींचा हुआ तीर लक्ष्य को क्या कर सकता है, लक्ष्य को भेज सकता है। उसके बाद से जलता हुआ कोयला जल को भाप में क्या कर सकता है, बदल सकता है। उसके बाद से आगे देखेंगे। उपयुक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से हम इधर देखेंगे। उसके बाद से हम लोग
हाँ, गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे बंदूक में छोटी गोली में लक्ष्य को भेदने की क्या होती है, क्षमता होती है, ये गतिज ऊर्जा। उसके बाद से कह रहा है कि आंधी में टीन को उखाड़ने की क्षमता होती है, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण। उसके बाद से तीसरा कह रहा है कि गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्या होती है, ये क्षमता होती है, ये गतिज ऊर्जा की विशेषता है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि किसी उदाहरणों में वस्तु की गति के कारण कार्य हो रहा है, अतः इन सभी में गतिज ऊर्जा है। इनको के से क्या करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। उसके बाद से देखेंगे जहाँ एम है ना, एम वस्तु का द्रव्यमान है, भी वस्तु की चाल है। उसके बाद से स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि ये 6 प्रकार की होती है। इनमें मुख्यतः क्या होता है, इनमें मुख्यतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मुख्यतः होती है। इनमें ये तो 6 प्रकार स्थितिज ऊर्जा 6 प्रकार होती है, परंतु इसमें मुख्यतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होते हैं। उसके बाद से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हम किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। हम किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। कह रहा है कि हथौड़े को पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने से जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है। यह हथौड़े की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। कह रहा है कि इसको क्या करते हैं, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू mgh होता है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद से हम प्रत्यस्था स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है, अर्थात विकृति हो जाती है। यह दबी स्प्रिंग धीरे धीरे खुलकर घड़ी को चलाती रहती है, अर्थात स्प्रिंग को दबाने में उनकी प्रत्यस्थता के कारण जो कार्य किया जाता है वही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। कह रहा है उसके बाद चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान वेग अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उनमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। कह रहा है कि उपयोग और ऊर्जा रूपांतरण, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को क्या करना, घुमाना। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना। उसके बाद से स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। उसके बाद से बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलाना, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में ये रूपांतरण। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना। कह रहा है कि गतिज का विद्युत ऊर्जा में क्या करना, गतिज का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। डायनेमो से क्या होता है, डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना, गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। उसके बाद से मोमबत्ती का जलाना, रासायनिक ऊर्जा का
प्रकाश एवं ऊष्मा में रूपांतरण। उसके बाद से माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न तो नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर होता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। उसके बाद से समर्थ के बारे में हम देखेंगे। कह रहा है कि समर्थ किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी समर्थ कहते हैं। उसके बाद से इधर देख लेंगे, कह रहे हैं, क्या कह रहा है, समर्थ बराबर क्या होता है, समर्थ बराबर कार्य बटा समय होता है। जो समर्थ होता है ना, वह कार्य बटा क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। कह रहा है कि कार्य द्वारा t सेकेंड में w कार्य होता है, तो उसका समर्थ P इक्वल टू W/T होता है। इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसको किलोवाट से भी क्या करते हैं, इसको किलोवाट तथा मेगावाट में भी मापा जाता है। उसके बाद से 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है और 1 मेगावाट बराबर 10�6 वाट होता है। उसके बाद से यहाँ पर देख लेंगे, कह रहा है कि मशीन की सामर्थ्य को अश्व समर्थ या अश्व शक्ति कहा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे, कह रहा है कि अध्यापक एवं अन्य राज्यों के अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्या करेंगे, पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से इधर देखेंगे, कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि न्यूनतम संभवतः ताप होता है। न्यूनतम संभवतः ताप किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम तापमान का। वही कह रहा है कि कौन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि न्यूनतम संभवतः ताप परम ताप कहलाता है, जो 200 क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद से हम देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 1 जूल में कितने अर्घ होता है, तो 1 जूल में 10 के घात के कितना होता है, 10 के घात 7 अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधनों का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। किन ईंधनों का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है ना, उसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो कह रहा है कि किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन को 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होती है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, लेकिन इनका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधनों के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका सुरक्षित भंडारण कठिन होता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जवालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसा युक्ति है जो परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर अपन क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इधर कह रहा है कि 2 किग्रा
कह रहा है कि 2 किग्रा का एक पिंड कितना 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वह ऊंचाई, तो क्या कह रहा है कि वह ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभ मान की आधी हो जाएगी। तो कह रहा है कि 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह गतिज ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी। किसकी आधी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर की आधी हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो गतिज ऊर्जा को हम के से डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम यू से डिनोट करते हैं, इनका मान सदैव नियत रहता है। तो के प्लस यू इजकल टू क्या हो जाएगा? K2 प्लस U2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से जो 490 उसका मान दिया गया है, और उसके बाद से 0, उसके बाद से 900, उसके बाद 490/2 प्लस 2 मल्टीपल ये गुरुत्वीय त्वरण का मान रखा गया है 9.8 ये ऊंचाई है। उसके बाद से हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे सब, ये इसको देख लेंगे ये कैसे कैसे हल किया है। उसके बाद से यहाँ पर हम देखेंगे, कह रहा है ये, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50, ये कह रहा है कि 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन क्या कर रहा है? 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। जो 1000 का वाट का एक हीटर प्रतिदिन क्या किया जाता है? 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, और यह 30 मिनट में कितने यूनिट ऊर्जा को खपत करेगा? तो यह कितने यूनिट को खपत करेगा? उसके बाद से हम लोग देख लेंगे ऑप्शन नंबर, ये 45 यूनिट को यूनिट व्यय करेगा। उसके बाद से कह रहा है कि 1 किलोवाट, यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा छोटा करके देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि यहाँ से देखिए 1 किलोवाट गुणे 1.5 घंटा इक्वल टू 30 दिन। उसके बाद से ये 45 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं 1 किलोवाट, उसके बाद से क्या लिखा 1.5 घंटा गुणे 30 दिन। उसके बाद से 45 किलोवाट घंटा बराबर 45 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को, आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है बताइए? कह रहा है कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बताइए इसके क्या होगा? विद्युत सेल से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कह रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद से हम आगे देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत सेल में रासायनिक क्रिया होती है, विद्युत सेल में रासायनिक क्रिया होती है और वे संचयन किया जाता है, अतः यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की शक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उनका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग बराबर क्या होगा? P इजकल टू mv, P इजकल टू mv, तो क्या हो जाएगा? C आधी रह जाएगी। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से ये देख लेंगे हम लोग, कह रहा है कि अगर P स्थिति रहे और वे उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो V का मान आधा हो जाएगा। उसके बाद से गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? हाफ 2m इंटू V/2 के होल स्क्वायर। उसके बाद से 2m इंटू 2v²/4। उसके बाद से देखेंगे हाफ mv²/2। उसके बाद से कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का चालन क्या होता है? क्या केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में? तो ये सभी में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा।
उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का चलन ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। उसमें पदार्थ का एक अणु गर्म होता है और अपनी ऊष्मा बगल के अणुओं को स्थानांतरित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस पर पदार्थ के सारे अणु समान रूप से गर्म नहीं हो पाते हैं। उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है। तो क्या तुल्य ऊर्जा होती है? तो 1 AU कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 से 31 MeV होता है। उसके बाद से कह रहा है कि 1 AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट होता है। उसके बाद से 9 से 31 MeV मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद से हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किसी पदार्थ के संचयन के कारण थाक्का होता है। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किसी पदार्थ के संचयन के कारण थाक्का होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अत्यधिक थकान के कारण अत्यधिक थकान के कारण होता है, किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तन ही थाक्का का प्रमुख कारण है। शरीर में शीघ्र ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु यह परिवर्तन होता है, जिनमें 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद से कार्य को देखेंगे। कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम क्या करते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कह रहे हैं, वही चीज दिया है। कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या हम क्या कहते हैं? कार्य करने को दर को शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय हो जाएगा। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। तो वही। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसको देखेंगे इधर। कह रहा है कि बालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? कह रहा है कि बालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना कह रहा है कि बालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ये कह रहा है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक समान होता है। क्या समान होता है? वही कह रहा है कि यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। उसके बाद से यही लिखा है, पढ़ लेंगे। कह रहा है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक असमान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद से हम देखेंगे। कह रहा है कि पास्कल की इकाई क्या होती है? तो पास्कल की इकाई क्या होती है? दाब होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है ब्लेस पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्लेस पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल कहा जाता है। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि किसी बॉस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह कमजोर बैटरी की स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब बस की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो लाइट को जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती, इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनमो से
डायनेमो से उसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। उसके बाद से आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायनेमो का यह कार्य है। कह रहा है कि डायनेमो या एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद से कह रहा है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो शुद्ध 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। वही लिखा है कि शुद्ध जल पर अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। शुद्ध पानी रंगहीन गंधहीन होती है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद से डायनेमो की खोज किसने किया? तो डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो विद्युत जनित की खोज माइकल फैराडे ने की। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कौन से राशि का मात्रक जूल नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसका मात्रक जूल नहीं होता है। उसके बाद यांत्रिक जूल का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। बल्कि समर्थ का मात्रक क्या होता है? समर्थ का मात्रक शक्ति या समर्थ कहते हैं। कह रहे कार्य करने की दर को शक्ति या समर्थ कहते हैं। यह कोई कार्य टी समय में W कार्य करे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W/T। इस शक्ति का ईसाई मात्रक वाट या अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद से कह रहा है निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो जो जूल प्रति सेकंड होता है ना, वो शक्ति का मात्रक होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T सेकंड में किया जाता है तो कार्य करने की शक्ति W/T होगी। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को कह रहा है डायनेमो क्या है? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सी सही है। उसके बाद से जो कह रहा है कि डायनेमो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत मोटर करता है। कह रहा है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बताइए? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 CAL प्रति ग्राम होती है। कैलोरी होती है। CAL प्रति ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत चुंबक द्वारा, फोटो सेल द्वारा, विद्युत अपघटय द्वारा, संचायक सेल द्वारा। तो संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि संचायक सेल सेकेंडरी सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सामान्य उपयोग में आने वाली बैटरी सेल 2 प्रकार की होती है। एक लेड अम्ल संचायक सेल और एक क्षारीय संचायक सेल। उसके बाद कह रहा है कि संचायक सेल को विद्युत सेल के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एक हार्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी।
उसके बाद आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कह रहा है कि एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कार्य करने की शक्ति बराबर क्या शक्ति W/T होगी। उसके बाद से कह रहा है कि शक्ति का स्थायी मात्रक वाट, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इसे जेम्स वाट के समान में रखा गया। उसके बाद से शक्ति बराबर कार्य बटा उसको जेम्स वाट के समान में उनका नाम रखा गया, वाट। उसके बाद से शक्ति बराबर W बराबर समय होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जूल बटा सेकेंड या वाट होता है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि भिन्न है। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो जो बल होती है ना, ये क्या होती है, बल, ये भिन्न है। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी भिन्न है। कह रहा है कि कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, अदिश्य है। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। जबकि बल जो है ना, ये सदिश राशि होता है। उसके बाद से नदी का बहता हुआ जल किसी कार्य का क्या करता है, कार्य का ऊर्जा संवहन करता है। तो इसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जल किसी प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद से देखेंगे थोड़ा छोटा करके। उसके बाद से कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke होगी। उसके बाद से ke इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv²। तो बहता हुआ जल होगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की सर्वाधिक हिस्सा किसका होती है। तो निम्नलिखित में से विद्युत उत्पन्न करने में सर्वाधिक ऊर्जा किसका होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी की ताप एवं विद्युत की सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने की सर्वाधिक हिस्सा किसका होती है, तो ताप विद्युत की। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही लिखा है इसमें। कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। जल विद्युत उत्पन्न करने में दूसरा स्थान है। परमाणु ऊर्जा का तीसरा स्थान है। सबसे पहले विद्युत उत्पन्न करने में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। उसके बाद जल विद्युत का, उसके बाद से परमाणु ऊर्जा का तीसरा स्थान है। उसके बाद से देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। उस ऊर्जा संरक्षण का आशय यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत द बेसिक लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन क्रिएटिव हो सकता है और न ही विनाश डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या ध्वनि के बारे में भी क्या करेंगे। ध्वनि जो है ना, ये ध्वनि वाला चैप्टर, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो कह रहा है क्या कह रहा है, ध्वनि को पढ़ा जाए। कह रहा है कि ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिनका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। यह निश्चित है कि ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हम किसी वस्तु में ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब तक 1 सेकेंड में 20 से अधिक कंपन करे। इससे के अतिरिक्त यदि कोई
वस्तु 1 सेकेंड में 20,000 से अधिक ध्वनि कंपन करती है, तब हम उसकी ध्वनि को क्या कर सकते हैं, नहीं सुन पाते हैं। ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चल सकती है। उसके बाद से कह रहा है, नोट देखेंगे, कह रहा है कि द्रवों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से और ठोसों में सबसे अधिक तेजी से चलती है। जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि कह रहा है कि द्रव में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक और ठोस में सबसे अधिक तेजी से चलती है। ध्वनि सबसे पहले ठोस में चलता है, उसके बाद से द्रव में चलता है, उसके बाद से गैस में चलता है। उसके बाद से कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल देखेंगे। माध्यम और ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है। उसके बाद से कह रहा है कि जो एल्युमिनियम होते हैं ना, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 64 से 20 होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। और लोहा में 51 से 30 होता है। कांच में क्या होता है, 56 से 40 होता है। और जल में 14 से 93 होता है। और वायु में 332 होता है। उसके बाद ये नोट को देख लेंगे। कह रहा है कि वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जबकि जल में ध्वनि का वेग 14 से 40 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि वायु के सापेक्ष 4 गुने से अधिक है। लोहे में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना होता है। उसके बाद से आगे कह रहे हैं कि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि तरंग माध्यम में होने वाली एक हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कोणों द्वारा निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। उसके बाद से कह रहा है कि यह 2 प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है, देखेंगे क्या कह रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कह रहा है कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कह रहा है कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कह रहा है कि जब तालाब में जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। ये तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई दिखती है। उसके बाद से कह रहा है कि जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उस क्षण तालाब के कुछ भागों में जल उठा हुआ होता है, तो कुछ भागों में दबा हुआ होता है। उठे हुए भाग को श्रृंग तथा दबे हुए भाग को क्या कहते हैं, कर्त होते हैं। उसके के बाद से तरंग दैर्ध्य को देखेंगे। कह रहा है कि एक गर्त से आगे गर्त अथवा एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कह रहा है कि एक गर्त अथवा एक श्रृंग से आगे श्रृंग तक की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि नोट क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जाती है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना, केवल ठोस में उत्पन्न की जाती है, जिनमें दृढ़ता होती है। द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती है, केवल उनके तल पर ही बन सकती है। उसके बाद से कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करती है, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि सदैव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्या करती है, चलती है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। क्या हो
अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों ठोस तरल गैसों में उत्पन्न की जाती है। ध्वनि तरंगे माध्यम में चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में चलती है। ये उसके बाद से कह रहे हैं आयाम के बारे में जानेंगे। आयाम क्या है? कह रहा है कि आयाम किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित करता है, उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से क्या करते हैं? आयाम को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। आयाम कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को वो तरंग का आयाम कहते हैं। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से आवर्तकाल को देखेंगे। कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कण पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित। आवर्तकाल को देखेंगे। कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से क्या करते हैं? इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से आवृत्ति को देखेंगे। आवृत्ति क्या कह रहा है? आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है, उस कंपन को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसके मात्रक हर्ट जो होता है, इसको एन से क्या करते हैं? इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। एन इक्वल टू 1/t होता है। उसके तरत्व के बारे में जानेंगे। तरत्व क्या है? कह रहा है कि ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तरत्व होता है ना, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उसका तरत्व उतनी ही ऊंचा होगा। जैसे पुरुषों की ध्वनि प्राय मोटी या स्त्रियों एवं बच्चों की ध्वनि प्राय बारीक होती है। मोटी ध्वनि को नीचे तरत्व की तथा बारीकी ध्वनि को ऊंचे तरत्व की ध्वनि कहते हैं। उसके बाद से ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के एक बहुत बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। कह रहा है कि इस आधार पर इन्हें निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो श्रव्य तरंगे के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद से अश्रव्य तरंगों के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अश्रव्य तरंगे कहलाती है। इससे हम कान नहीं सुन सकता है, जिसे कंपन के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगे चलती है, ये अश्रव्य तरंगे होती है। उसके बाद से पराश्रव्य तरंगे के बारे में देखेंगे। उन अनुदैर्ध्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ऊंची होती है, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे समुद्र में गहराई ज्ञात करने के लिए हम तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे को जानेंगे। कह रहा है कि उन अनुदैर्ध्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। कह रहा है कि समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए हम इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि नोट देखेंगे। कह रहा है कि ध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए आवश्यक है कि प्रतिध्वनि 1/10 सेकेंड बाद हमारे कानों तक
पहुँचे, क्योंकि कान पर शब्द का प्रभाव शब्द के बंद हो जाने की 1/10 सेकेंड के बाद तक रहता है। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन जो अन्य अध्यापक एवं अन्य राज्यों के अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि समान ताप पर ध्वनि की चाल समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। कब अधिकतम होता है बताइए? समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है बताइए? कब अधिकतम होता है? तो आप H2 गैस में। तो उसके बाद से देख लेंगे, ये कह रहा है कि उपयुक्त में से H2 गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, क्योंकि अन्य की अपेक्षा इनका घनत्व सबसे कम होता है। H2 में ध्वनि की चाल 1259 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से कह रहा है, आगे नंबर क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा? उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.0002 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कह रहा है कि आवृत्ति f और 15000 हर्ट्ज, आवृत्ति काल t = अल्फा। उसके बाद से आवृत्ति f पर 1 आवर्तकाल। उसके बाद से 1 जो 5000 है ना, उसको देखेंगे, कर 0.002 सेकेंड होता है। उसके बाद से कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति को कार्य करने की आवृत्ति होती है। क्या आवृत्ति होती है हमें वह बताना है। तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वही लिखा है, वही उसी को हम क्या करना है, उसी को रीड करेंगे। कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति घटती है और उनका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है, वो वही हमें बताना है। कह रहा है कि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? तो इधर देख लेंगे, इधर इसका आंसर है। कह रहा है ऑप्शन नंबर उसका सी हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लेंगे, वो मालूम चल जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि की तारत्व, जो ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। बात सही है कि जो ध्वनि की तारत्व होते हैं ना, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तारत्व अधिक हो जाती है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि कम तारत्व की होती है। अतः यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उनका आयाम बढ़ता है तथा उनकी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखें। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तारत्व का उदाहरण नहीं है? तो जो पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, वायु में ध्वनि तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे जो होती है ना, चुंबकीय तरंगे का उदाहरण नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इनके लिए आयाम की आवश्यकता होती। इसके विपरीत पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें निर्वात में भी संचारित हो
सकती है। इनके लिए किसी आयाम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगे में नहीं हो पाता है। तो जो ध्रुवण होता है ना, वो ध्रुवण वाली प्रक्रिया, कह रहे निम्न में से कौन सा प्रकार ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। ध्रुवण की प्रक्रिया ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि ध्रुवण ध्वनि तरंगे का गुण नहीं है, वरन यह प्रकाश तरंगे का गुण है। शेष 3 ध्वनि तरंगों के लक्षण वास्तव में ध्रुवण प्रकाश संबंधित ऐसा घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। यदि प्रकाश तरंगे में कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवण प्रकाश कहते हैं। उसके बाद से प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवण कहलाती है। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। ध्वनि की तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। वह लिखा है कि ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। ध्वनि अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, अर्थात ध्वनि सुरीली होती है तथा आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि भारी हो जाती है। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि खाली डैश से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो जो 80 डेसिबल से अगर अधिक हो रहा है तो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। उसके बाद से कह रहा है कि 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक है। इस तीव्रता में ऊपर की ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। जेट विमान की ध्वनि तीव्रता 110 डेसिबल से अधिक होता है। उसके बाद से जो कह रहा है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान कहाँ उड़ते हैं? तो ध्वनि की चाल से अधिक। कह रहा है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल में उड़ते हैं। तो कह रहा है कि 320 मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। v विमान की चाल। उसके बाद से कह रहा है कि पराध्वनि गति का मापांक किस इकाई से होता है। जो पराध्वनि गति का मापांक किस इकाई से होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेक की इकाई से होता है। जो पराध्वनि गति का मापांक होता है ना, वो किस इकाई से होता है तो मेक की इकाई से होता है। वही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि की चाल को मेक संख्या में मापा जाता है। मेक संख्या किसी द्रव्यमान में पिंड की चाल बटा उसी द्रव्यमान में ध्वनि की चाल होती है। मेक की जो संख्या होती है ना, मेक की संख्या किसी द्रव्यमान में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के बराबर होती है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि मेक की संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। उसके बाद से यदि मेक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक कहलाता है। अति पराध्वनिक चाल से चलती पिंड अपने पीछे पराघातीय तरंगे छोड़ती है, जिससे मकानों और अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। और जो हर्ट जो होता है हर्ट और आवृत्ति का मात्रक है, और जो नाट होता है चाल का मात्रक है, जो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर हो प्रति घंटा के बराबर होता है। रिकेटर होता है ना, भूकंप तीव्रता का मापन करता है। उसके बाद से कह रहा है कि सामान्य प्रावस्था में कंपमान माध्यम के किन्हीं भी दो सबसे निकटतम कोणों के बीच की दूरी होती है। उसके बाद से जो उसको कह रहा है कि समान प्रावस्था में
कंपयमान और मध्यमान के किन्हीं दो सबसे निकटतम अणु के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? उसको बताइए वह क्या होती है। यही लिखा है, वहीं से हम ये वाला जो विकल्प होगा वही सही हो जाए। कह रहा है कि तरंग गति में समान काल में कंपन करने वाले क्रामगत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको ग्रीक अक्षर लेम्डा से क्या करते हैं, लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि इधर श्रिंग है, इधर आयाम है। ये जो ऊपर जाता है इसको श्रिंग कहते हैं, जो बीच में इस तरह रहता है उसको आयाम है। ये सब क्या है, ये तरंग दैर्ध्य के रूप में चलता है। उसके बाद से नीचे चलेगा तो ये गर्त के रूप में, ये गर्त संचरण की दिशा है। उसके बाद से कह रहा है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ों का डेसिबल स्तर होता है, तो कितना होता है, 30 डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापन इकाई है। दो व्यक्तियों के साधारण वार्तालाप में 30 डेसिबल आवाज़ का स्तर होता है। कह रहा है कि ध्वनि का स्रोत, ध्वनि की तीव्रता डीबी होती है। कह रहा है कि साधारण बात करने के लिए 30 से 40 डेसिबल और ज़ोर से बात करने के लिए 50 से 60 डेसिबल और मोटरसाइकिल और विद्युत से बात करने के लिए 110 डेसिबल। और उसके बाद से जो सायरन होता है ना, सायरन से बात करने के लिए 110 से 120 होता है। उसके जेट विमान के 140 से 150 होता है और मशीन गन का 170 होता है और मिसाइल का 180 होता है। ये उनकी शोर है। कह रहा है कि तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि रेडियो तरंग का वेग लगभग प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान, अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि आवृत्ति माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। n=1/t होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमें देख लेना है, ये क्या है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जब दूर स्थित किसी दृढ़ सतह से टकराकर जब वापस लौटती है तो कान पर कुछ समय अंतराल में वही ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम 16.6 से 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता और श्रोता के बीच में। उसके बाद से महिला के कह रहा है कि महिलाओं की तीखी आवाज़ के कारण होने का क्यों होता है? महिलाओं की तीखा आवाज़ के कारण होता है, क्या होता है? उच्च आवृत्ति। महिलाओं की जो तीखी आवाज़ के कारण होता है उच्च आवृत्ति के कारण होता है। कह रहा है कि तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिनमें ध्वनि को मोटी अथवा पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, अतः इनका तारत्व अधिक होता है और आवाज़ तीक्ष्ण और तीव्र होता है। उसके बाद से कह रहा है कि दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंग है, तो दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंग क्या है? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव। तो ये माइक्रोवेव होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग माइक्रोवेव होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से दूर संचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर में इन तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि जब दो
जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दो लोग आपस में क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो लगभग कितना मानेंगे, 30 डेसिबल। 30 डेसिबल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखेंगे, कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है, बताइए। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाए तो तो उस उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि निगुणता के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल ध्वनि निपुणता के कारण किया जाता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहीं पर रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।